राइटिंग एंड स्टडी स्किल्स में आपका खैर मकदम है। मेरा नाम अनीसा फरोग। आज हम ब्लॉक 3 जिसका अनुमान है नोट टेकिंग, इसमें हम आज यूनिट 1 और यूनिट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे यूनिट 1 का अनुमान है लर्निंग स्टडी स्किल्स, यानी मुताला की महारतें सीखना। हमारे इस यूनिट के साखत कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं, फिर हम इस यूनिट का थोड़ा तारुफ देंगे, फिर हम बात करेंगे मुताला की महारतें क्या है, महारतें जमा करना, हवाला बंदी, स्कीमिंग स्कैनिंग और स्कीमिंग पे हम बात करेंगे। फिर हम स्टोरेज स्किल्स यानी जखीरा करने की महारतें, जिसमें हम बाजियाफत की महारतें यानी रिट्रीवल स्किल्स, तलबा को मुताला की महारतों में तरबियत की ज़रूरत क्यों है, और फिर हम इस यूनिट का खुलासा करेंगे। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं। इस यूनिट में हम स्टडी स्किल्स के बारे में हम बात करेंगे। स्टडी स्किल्स का कॉन्सेप्ट क्या है वो हम जानेंगे, और स्टडी स्किल्स के इकसाम क्या है, स्टडी स्किल्स को डेवलप करना क्यों ज़रूरी है। हम इसमें इस यूनिट में इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे। अब हम इस यूनिट का थोड़ा तारुफ देते हैं। जुबान को आज इल्म के बजाय महारत के तौर पर देखा जाता है, यानी अगर हमें किसी भी सब्जेक्ट यानी किसी भी मौजू पर इल्म हासिल करना है तो हमें बुक्स को पढ़ना है, हमें किताबों को पढ़ना है, हमें लेक्चर्स को सुनना है। जैसे कि अगर हम मुगल दौर के बारे में जानना चाहते हैं, हिंदुस्तान के अंदर जो मुगल दौर था उसके बारे में अगर हम जानना चाहते हैं, उसके लिए हमें बहुत सी हिस्ट्री की बुक्स को पढ़नी है, बहुत सारे लेक्चर्स को पढ़ना है, तभी हम मुगल दौर के बारे में जान सकते हैं। यानी अगर हमें मुगल दौर के बारे में जानना है, इसका मतलब है कि हम उसका इल्म हासिल करना चाहते हैं, इस मौजू के रिलेटेड जो है इसका इल्म हम हासिल करना चाहते हैं। इसके बजाय अगर हमें हमें सीखना है कि गाना किस तरह से गाना है या डांसिंग किस तरह से करनी है, उसके लिए हमें किताबों की ज़रूरत नहीं है, हमें बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें प्रैक्टिस करनी है। यानी जो सिंगिंग की प्रैक्टिस करनी है, तब हमें सिंगिंग की कॉम्पिटेंस जो है वो डेवलप हो सकती है। इसी तरह डांसिंग अगर हमें सीखना है, या पेंटिंग सीखनी है, स्विमिंग सीखनी है, उसके लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जिससे हमारी जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो सकती हैं। यानी स्किल्स को डेवलप करने के लिए हमें बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें बुक्स को थ्योरेटिकल नॉलेज जो है उसको एक्वायर करके उनको प्रैक्टिस में लाने की ज़रूरत है। यानी जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उतनी हमारी जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं। इसी तरह लैंग्वेज एक्सपर्ट्स का कहना है कि लैंग्वेज जो है वो नॉलेज से डेवलप नहीं होती है, बल्कि जितना हम उस लैंग्वेज की जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं, जितना हम उसका यूज़ करते हैं, उतनी जो हमारी लैंग्वेज स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं। यानी जितना आप इंग्लिश ज़ुबान में बात करने की कोशिश करेंगे, उतनी आपकी जो ज़ुबान है वो फ्लुएंट बन जाएगी। यानी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को रीड करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी जो रीडिंग स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाएगी। यानी जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, उतनी जो हमारे स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं। अब देखा जाता है कि लिसानी महारतें जो हैं वो 4 हैं, यानी बोलना, सुनना, पढ़ना और सीखना। इसको हम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग कहते हैं। तो लैंग्वेज तभी डेवलप हो सकती है जब ये लिसानी महारतें जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं। यानी जब एक लैंग्वेज यूज़र में जब ये लिंग्विस्टिक स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, तभी उसमें जो लैंग्वेज की महारत तभी उसमें आ जाती हैं। अब हम देखते हैं मुताला की महारतें क्या हैं, यानी व्हाट आर स्टडी स्किल्स।
स्टडी स्किल्स जो है, स्टडी स्किल्स 2 तरीके से हम सीख सकते हैं, 2 तरीके से हम एक्वायर कर सकते हैं। एक डायरेक्टली और दूसरा इनडायरेक्टली। डायरेक्टली यानी हम नॉलेज इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम किताबों के ज़रिए इस टॉपिक के रिलेटेड हम अ, जितनी बुक्स को हम पढ़ेंगे, जितनी नॉलेज हम एक्वायर करेंगे, वो डायरेक्ट मेथड होता है। दूसरा इनडायरेक्ट, यानी आज़ादाना और अपनी मर्ज़ी से सीखने की और अपनी सलाहियत को बेहतर बनाना, उसको हम इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। अब हम देखते हैं कि लिंग्विस्टिक स्किल्स जो हैं, वो स्टडी स्किल्स से किस तरह से मुख्तलिफ है। यानी लिंग्विस्टिक स्किल्स, जिसको हम लिसानी महारतें कहते हैं, वो स्टडी स्किल्स से किस तरह से डिफरेंट है, किस तरह से वो मुख्तलिफ है। लिंग्विस्टिक स्किल्स जो है, यानी लिसानी महारतों से हम कम्युनिकेट करना सीखते हैं, यानी बातचीत करने में मदद हमें मिलती है। और स्टडी स्किल्स यानी मुताला की महारतें जो है, वो आपको मुताला करने के काबिल बनाती है। अब हम देखते हैं स्टडी स्किल्स की जो 4 ऑपरेशंस हैं, वो हैं परसेप्शन, कॉम्प्रहेंशन, रिटेंशन एंड रिट्रीवल। सबसे पहले हम देखते हैं परसेप्शन क्या होता है। परसेप्शन यानी टेक्स्ट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी सोर्सेज जो हैं, जो आप आपके टॉपिक के रिलेटेड इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको लगता है कि आपके टॉपिक के रिलेटेड हैं और आपको उसका मुताला करने की ज़रूरत है, उसको हम पर्सीव कहते हैं। यानी सबसे पहला स्टेप जो है वो पर्सीव है, यानी पहला समझना कि आपकी ज़रूरत क्या है, यानी आपके टॉपिक के रिलेटेड जो जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसको समझना, या उन बुक्स को पढ़ना, इंटरनेट साइट्स को की सर्फिंग करना। यानी हमें स्पेसिफिक टॉपिक के रिलेटेड हमें स्पेसिफिक नॉलेज हासिल करना, उसको हम परसेप्शन कहते हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप जो है वो कंप्रहेंशन आता है, यानी रीडिंग विद कंप्रहेंशन, यानी फहम के साथ पढ़ना। कॉम्प्रहेंशन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। कॉम्प्रहेंशन के बगैर कोई भी लर्निंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। जब तक ना कॉम्प्रहेंड हो, जब तक ना समझ में आ जाता है कि पढ़ क्या रहे हैं, तब तक लर्निंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। यानी कॉम्प्रहेंशन जो है ये गारंटी देती है कि आप सब्जेक्ट में, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट बनते हैं, आप मास्टरी हासिल करते हैं। और कॉम्प्रहेंशन की मदद से ही आपको मेमोराइज होता है, आपको याद होता है कि आपने जो पढ़ा है, उसको आप बाद में उसको दोहरा सकते हैं। देखा जाता है कि जो ह्यूमन मेमोरी है वो अक्सर एक ट्रांजिएंट है। इसकी जो फीचर है वो ट्रांजिएंट मेमोरी है। यानी अक्सर इंसान जो है वो भूल जाता है, उसने क्या पढ़ा, उसने क्या सीखा, वो यूजुअली भूल जाता है। और उस इन्फॉर्मेशन को, उस नॉलेज को रिटेन करने की ज़रूरत होती है, यानी तीसरा स्टेप जो है वो रिटेंशन है। उस इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने की ज़रूरत होती है। अब डिफरेंट स्टूडेंट्स के पास डिफरेंट स्किल्स होते हैं, वो किस तरह से इन्फॉर्मेशन को रिटेन करते हैं, जो किताब उन्होंने पढ़ी है या जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने हासिल की है, उस इन्फॉर्मेशन को किस तरह से रिटेन करते हैं। हर किसी स्टूडेंट के पास अपनी एबिलिटी होती है कि वो उस इन्फॉर्मेशन को किस तरह से रिटेन करे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो ब्लाइंडली मेमोराइज करते हैं, यानी बिना समझे वो टॉपिक को मेमोराइज करते हैं और एग्जाम्स में लिखते हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, वो ब्राइट लर्नर्स होते हैं, वो समझ के वो याद रखते हैं, किसी भी टॉपिक को याद रखते हैं, इंफॉर्मेशन के बारे में समझ के उसको रिटेन करते हैं, उसको याद रखने की कोशिश करते हैं, या उसका शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद उसको समझते हैं, उसको याद रखने की कोशिश करते हैं। तो ये रिटेंशन है। उसके बाद जो चौथा स्टेप है वो रिट्रीवल है। रिट्रीवल जो है ये लास्ट स्टेज है, ये लास्ट स्टेप है लर्निंग प्रोसेस का।
रिट्रीवल यानी जैसे आप एग्ज़ाम में आप लिख रहे हैं, आप जो भी आपने साल भर जितना अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन आपने हासिल की है, उसको आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उसको रिट्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम रिट्रीवल कहते हैं। यानी जो भी इन्फॉर्मेशन आपने सीखी है, आपने याद रखी है और उसको इस्तेमाल करते हैं या उसको प्रैक्टिस में लाते हैं, उसको हम रिट्रीवल कहते हैं। तो ये 4 स्टेप्स हैं लर्निंग प्रोसेस के, जो हमें लिंग्विस्टिक स्किल्स या स्टडी स्किल्स में इस्तेमाल होते हैं। अब हम देखते हैं जो 3 एग्ज़ाम हैं, यानी स्टडी स्किल्स के 3 एग्ज़ाम जो हैं, ये इन 4 ऑपरेशंस पे डिपेंड है, जो हमने इससे पहले डिस्कस की, यानी परसेप्शन, कॉम्प्रिहेंशन, रिटेंशन और रिट्रीवल पे डिपेंड है। तो ये 3 एग्ज़ाम जो हैं, वो है गैदरिंग स्किल्स, उसके बाद है स्टोरिंग स्किल्स, उसके बाद रिट्रीविंग स्किल्स। गैदरिंग स्किल्स में परसेप्शन और कॉम्प्रिहेंशन आता है, स्टोरिंग स्किल्स में रिटेंशन आता है और रिट्रीवल स्किल्स में रिट्रीवल आता है। अब हम बात करते हैं गैदरिंग स्किल्स में, हम बात करते हैं गैदरिंग स्किल्स यानी महारत सीखने वालों को मुतल्लिक मालूमात की शनाख्त और तलाश करने की काबिलियत होना, यानी आइडेंटिफाई करना, लोकेट करना, जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हो उसको उसके टॉपिक के रिलेटेड वो हासिल करना, उसको हम गैदरिंग स्किल्स कहते हैं। और गैदरिंग स्किल्स जो है, इसमें ये बहुत सब टॉपिक्स में सब स्किल्स हैं इसके अंदर, या सब स्किल्स में इसको डिवाइड किया गया है। इसके अंदर रेफरेंस स्किल्स भी आते हैं, इसके अंदर स्कैनिंग और स्किमिंग भी शामिल है। अब हम देखते हैं गैदरिंग स्किल में रेफरेंस स्किल्स जो है वो क्या है। रेफरेंस स्किल्स यानी जो भी रेफरेंस का हम इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए। यूजुअली अगर हम लैंग्वेज के हिसाब से इसको देखते हैं, हम डिक्शनरीज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वोकेबलरीज के बारे में जानना, इसके लिए हम डिक्शनरीज देखते हैं, थिसॉर्स देखते हैं। ईएसएल में यानी इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज में डिक्शनरीज जो है ये इंपॉर्टेंट सोर्स है, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जहाँ से हम वर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। यहाँ पर यूज़र्स जो है ये वर्ड्स के मीनिंग को हम इसमें देखते हैं, डिक्शनरीज़ के अंदर हम मीनिंग लोकेट करते हैं। यूजुअली जो मोनोलिंगुअल डिक्शनरीज़ हैं, यानी यकिसानी लगत जो है, ये एक इनवैल्यूएबल सोर्स है इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, जहाँ पर हम वर्ड्स के बारे में जानते हैं, जहाँ पर हम प्रोनाउंसिएशन के बारे में जानते हैं, स्पेलिंग के बारे में, मीनिंग, ग्रामर, कोलोकेशन, इडियम एक्सप्रेशन, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन, एसोसिएशन वगैरह के बारे में हम इन डिक्शनरी से हम जानते हैं। यानी इससे हम जो है यक लिसानी लगत जो है उनसे हम ये सब नॉलेज हम जान सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि डिक्शनरीज़ जो हैं, डिक्शनरी के अंदर जो पहली पेजेज़ जो होती हैं, जो बिगिनिंग होती है डिक्शनरी के, उसमें नॉलेज होती है कि किस तरह से डिक्शनरी को इस्तेमाल करना है। उसमें बहुत सारे एनोटेटेड एग्ज़ाम्पल्स होती हैं, उनकी डिटेल होती है, किस तरह से इन एग्ज़ाम्पल्स को, इन सिंबल्स को किस तरह से पढ़ना है, इन सिंबल्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है। और टाइपफेसेस जो है इस डिक्शनरी के अंदर आपको आगे जाके मिलेगी। उन टाइपफेसेस का क्या माने हैं, उन सिंबल्स का क्या माने हैं, प्रोनाउंसिएशन जो है किस तरह से आपको यूज़ करनी है, डेफिनिशंस कहाँ पर मिलेगी, ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन जो है डिक्शनरी के अंदर वो कहाँ पर मिलेगी। यूजुअली हम ये इन्फॉर्मेशन जो सारी है, ये डिक्शनरी के पहले वाले फ्रंट वाले पेजेस पे ये सब इन्फॉर्मेशन शामिल होती है। अब हम देखते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डरिंग, यानी ये टास्क्स हैं। इन टास्क्स को हम करते हैं, किस तरह से इन टास्क्स को हम डिक्शनरी की मदद से इन इंफॉर्मेशन को हम हासिल करते हैं। यानी इस टास्क में हमें देखना है, डिक्शनरी का इस्तेमाल करके हमें देखना है कि ये कौन से वर्ड्स जो हैं, यहाँ पर 2 कॉलम्स देखे हैं, इन 2 कॉलम्स में देखना है कि कौन से वर्ड्स डिक्शनरी में सबसे पहले आते हैं और कौन से उसके बाद आने वाले वर्ड्स होते हैं।
तो दोनों कॉलम्स में हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें देखना है कि किस तरह से अक्सर जो डिक्शनरी होती हैं, इनमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वर्ड्स जो हैं वो ऑर्गनाइज़ होते हैं, यानी इस सीक्वेंस में अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस में वो प्रेज़ेंट होते हैं। अब हम डिक्शनरी की मदद लेकर हमें इन वर्ड्स को जो यहाँ पर कॉलम्स में दिए हुए हैं, इन वर्ड्स को हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इन्हें रखना है। यानी सबसे पहले पहले कॉलम में अगर हम देखते हैं बिहाफ, बैलीफुल, बिलीव, बिहेव, बैली बटन है। उसके बाद सेक्शन बी में सेक्टर, सेकेंडली, सीक्रेट, सेकंड नेचर, सेंटा क्लॉज है। अब इन दोनों कॉलम्स को हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनको रखना है, यानी इस सीक्वेंस में इसको रखना है। तो सबसे पहले जो है इस कॉलम ए में वर्ड बिहाफ आएगा, क्योंकि जो सारे वर्ड्स जो हैं ये बीई से ही स्टार्ट होते हैं। उसके बाद जो एल है, एच जो है, एच पहला वर्ड है, उसके बाद एल नेक्स्ट वर्ड आता है। एच के बाद आई, जे जो यहाँ पर एब्सेंट है, उसके बाद के, फिर एल, यानी एच अल्फ़ाबेटिकली अगर हम देखते हैं, एच पहला वर्ड है, उसके बाद एल आता है, उसके बाद लास्ट में आई आता है। तो इस सीक्वेंस में अगर हम देखते हैं, पहले वर्ड्स जो हैं ये सेम है, बी, ई सब में सेम है। उसके बाद थर्ड वाले वर्ड पे अगर हम जाते हैं, थर्ड वाले लेटर पे अगर हम जाते हैं, यहाँ पर एच है, तो अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस के हिसाब से एच जो है ये पहला वाला लेटर आता है। तो बिहेव जो है ये पहला वर्ड है जो डिक्शनरी में इस इन वर्ड्स को देखकर अगर हम देखते हैं इन वर्ड्स में, तो बिहेव जो है ये पहला वाला वर्ड है। उसके बाद जो सेकंड वर्ड है वो बिहेव है, यानी एच ए यहाँ पर भी सेम है। तो यहाँ पर सबसे पहला वाला लेटर जो है वो एल है, उसके बाद वी है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो 4 लेटर्स हैं वो सेम है, उसके बाद फिफ्थ वाला लेटर जो है ये वैरी होता है, यानी एल पहले और वी जो है अल्फाबेटिकल सीक्वेंस के हिसाब से वी लास्ट में आता है। तो पहला वाला वर्ड बिहेव होगा, बिहाफ होगा, दूसरा वर्ड वाला वर्ड बिहेव होगा, तीसरा वाला वर्ड जो है वो बिलीव होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ए है, थर्ड वाला लेटर जो है ये ए है, या थर्ड वाला लेटर एच है और यहाँ पर थर्ड वाला लेटर एल है। तो इस हिसाब से बिलीव जो है वो तीसरे नंबर पे इस सीक्वेंस में थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा, और उसके बाद जो है वो बेली बटन जो है ये चौथे नंबर पर, और 5वें नंबर पर बेली फुल। इसी तरीके से अगर हम कॉलम बी को अगर हम देखते हैं, यहाँ पर जो सारे वर्ड्स हैं एसई से स्टार्ट होते हैं, लेकिन पहला वाला वर्ड खाली एक वर्ड जो है वो जो एसए से स्टार्ट होता है, यानी सेंटा क्लॉज। तो ये पहली पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि ए जो है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ये पहला वाला लेटर है। तो ए सेंटा क्लॉज जो है ये फर्स्ट जो फर्स्ट लेटर होगा, ये फर्स्ट वर्ड होगा डिक्शनरी के अंदर। इन वर्ड्स को के बेसिस पे अगर हम देखते हैं, तो सेंटा क्लॉज जो है ये फर्स्ट वाला वर्ड होगा। तो उसके बाद हम देखते हैं इन 4 जो वर्ड्स हैं एसई से सब स्टार्ट होते हैं, तो एसईसी जो है वो सब वर्ड्स में ये 3 लेटर सेम है। फिर हम चौथे वाले लेटर को देखते हैं, यहाँ पर टी है, यहाँ पर ओ, यहाँ पर आर और यहाँ पर फिर से ओ, यानी ये 2 जो है इनकी जो चौथी वाली जो पोज़ीशन है लेटर की वो सेम है। तो सेकंड पोज़ीशन पे जो है वो सेकंड नेचर होगा, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडली यानी एक और वर्ड यहाँ पर सफिक्स ऐड होता है, तो यहाँ पर सेकंड तक यहाँ पर वर्ड है, तो ये सेकंड पोज़ीशन पर और यहाँ पर ये थर्ड पोज़ीशन पर, और उसके बाद सीक्रेट जो है ये चौथे पोज़ीशन पर, और सेक्टर जो है ये 5th नंबर पे डिक्शनरी में देखने को मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन को देखते हैं। डिक्शनरी के अंदर हम स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन को भी हम देख सकते हैं, यानी स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन हम डिक्शनरी की मदद से हम जान सकते हैं। वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसकी स्पेलिंग क्या है, उसके फोनेटिक स्क्रिप्ट जो है वो क्या है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन 2 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आई ई हैज़ बीन रॉन्गली यूज्ड इन प्लेस ऑफ ई आई, यानी इन जो यहाँ पर जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं पहले वाले इस पोर्शन में, यहाँ पर आई ई वाले वर्ड्स दिए गए हैं, यानी इनमें से इन वर्ड्स में आई ई लेटर्स हैं, और कुछ आई ई लेटर्स जो हैं
एक्चुअली वहाँ पर जो वो रॉन्गली मिस प्लेस हो गए, वहाँ पर एक्चुअली होना चाहिए EI और कहीं पर IE ठीक है। तो वहीं पर हमें डिक्शनरी की मदद से हमें आइडेंटिफ़ाई करना है कि कहाँ पर इनकी जो स्पेलिंग है वो करेक्ट है और कहाँ पर इनकरेक्ट है। अगर हम देखते हैं वर्ड बिलीव जो है इसकी IE जो है ये करेक्ट है यहाँ पर। और रिसीव में अगर हम देखते हैं यहाँ पर IE नहीं, यहाँ पर EI होना चाहिए, यानी RECEIVE जो है वो करेक्ट स्पेलिंग है रिसीव की। उसके बाद रिट्रीव जो है उसमें IE जो है वो सही है। उसके बाद परसीव, परसीव में IE नहीं है बल्कि EI है। फिर उसके बाद लास्ट में ग्रीव जो करेक्ट स्पेलिंग है, यानी IE की जो पोजीशन है वो सही है। उसके बाद सेकंड वाला जो इसका इस टास्क की सेकंड वाला हिस्सा है, उसको हम देखते हैं कि डिक्शनरी की मदद से हमें देखना है कि किन वर्ड्स में जो लेटर्स है वो साइलेंट है और किन वर्ड्स में नहीं है। जैसे क्लाइम को अगर हम देखते हैं, क्लाइम में बी जो है वो साइलेंट है। हम बी को नहीं प्रोनाउंस करते हैं, बल्कि हम क्लाइम तक ही जाते हैं और ब को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, बल्कि साइलेंट लेटर है। इसी तरह से हमें देखना है, डिक्शनरी की मदद से हमें देखना है कि जैसे वर्ड कॉम, आइलैंड, नाइफ, पाम, साइकोलॉजी, इनमें से कौन से वर्ड्स जो हैं वो साइलेंट होते हैं। कॉम में ब साउंड जो है यानी बी लेटर वो साइलेंट होता है। आइलैंड में स लेटर जो है वो साइलेंट होता है। नाइफ में क, पाम में ल यानी एल लेटर, साइकोलॉजी में पी लेटर जो है वो साइलेंट होता है। ये सब हम डिक्शनरी की मदद से हम स्पेलिंग्स देख सकते हैं, हम प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं, हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम वर्ड्स को हम लोकेट कर सकते हैं। इसी तरह तीसरी टास्क जो है, इसमें हमें देखना है कि वर्ड क्लास जो है वो डिक्शनरी में किस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि इसका वर्ड क्लास क्या है, यानी पर्टिकुलर वर्ड जो है यहाँ पर दिए गए हैं, वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं माइंड, चेयर, पीस, इन, वेजिटेबल। तो इन को हमें देखना है, और गेम उनको हमें देखना है कि ये किस कैटेगरी में इनका जो क्लास है वो कौन सा है, वर्ड क्लास क्या है, क्या वो एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रपोजिशन है। सबसे पहले हम माइंड को देखते हैं। माइंड एज अ नाउन और एज अ वर्ब भी इस्तेमाल होता है। चेयर जो है अगर हम डिक्शनरी में चेक करेंगे वहां पर हम देख सकते हैं कि चेयर वर्ड जो है ये एज अ नाउन और एज अ वर्ब भी इस्तेमाल होता है। प्लीज जो है ये एज अ वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं। इन प्रपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल होता है। वेजिटेबल जो है ये नाउन और एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। गेम जो है ये भी नाउन और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम टास्क चौथी पर चलते हैं, यानी जिसमें हमें ग्रामर चेक करना है, जिसमें हमें देखना है कि जो दिए गए नाउन्स हैं क्या वो काउंटेबल हैं, अनकाउंटेबल हैं। जो वर्ब्स हैं, अगर इनमें कोई वर्ब दिया हुआ है, उन वर्ब्स की क्या उनके ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, या ऑब्जेक्ट को हम स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से आइडेंटिफाई करना है, यानी ग्रामेटिकल नॉलेज हम डिक्शनरी के अंदर भी हम जान सकते हैं, इनमें से हम एक्वायर कर सकते हैं इस नॉलेज को, ग्रामेटिकल नॉलेज को भी हम डिक्शनरी के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि डिक्शनरी का इस्तेमाल करके हमें देखना है कि कौन से वर्ड्स जो हैं, जो यहाँ पर दिए गए वर्ड्स हैं, कौन से वर्ड्स सिंगुलर नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है, प्लूरल, या कभी-कभार दोनों तरीके से हम उनको इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर भी, प्लूरल भी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं हाउस। हाउस जो है ये सिंगुलर है, ये काउंटेबल नाउन है। मिल्क को अगर हम डिक्शनरी में चेक करते हैं, डिक्शनरी में ढूँढने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर हमें मिल्क जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है और ये सिंगुलर फॉर्म में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। न्यूज़ जो है ये अनकाउंटेबल है, ये प्लूरल फॉर्म में, ये प्लूरल फॉर्म है लेकिन सिंगुलर मीनिंग जो है इसका देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्ब्स जो हैं, इन वर्ब्स को हमें डिक्शनरी में देखना है और देखना है कि कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है और कौन से ऐसे वर्ब हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर हम वर्ड ब्रिंग को डिक्शनरी में सर्च करते हैं, वर्ड ब्रिंग को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, और क्रॉस जो है ये भी, इसको भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब है, और ब्रिंग भी ट्रांजिटिव वर्ब है।
इसके बाद आप बाकी जो है वो डिक्शनरी की मदद से आप इनको सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम मीनिंग पे, यानी हम डिक्शनरी में मीनिंग्स से ढूँढने की कोशिश करते हैं, किस तरह से हम डिक्शनरी में एक से ज़्यादा मीनिंग्स जो हैं वर्ड के कैसे हो सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर हमने लॉगमैन एक्टिव स्टडी डिक्शनरी की इस्तेमाल की है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हमने वर्ड फ्री को देखा है, फ्री के बहुत सारे माने हैं, यानी मर्ज़ी के मुताबिक काम करना सबसे पहला माने, दूसरा है प्रिज़नर के तौर पर, यानी कैदी, जो कैदी नहीं है उसको भी हम फ्री कहते हैं, या यानी कुछ भी खर्च नहीं है, कॉस्टिंग नथिंग, जिसकी कीमत नहीं है, उसको भी हम फ्री कहते हैं। यानी फ्री के बहुत सारे माने हैं, इसमें हम डिक्शनरी में हम इस तरह से हम मीनिंग को देख सकते हैं। यानी बहुत सारे वर्ड्स, एक वर्ड्स के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने इस फ्री वर्ड को हमने देखा है। अब हम आते हैं टास्क 6 पर, यानी कोलोकेशन और इडियम्स जो हैं, हम डिक्शनरी में हम कोलोकेशंस को हम देख सकते हैं, यानी कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो अक्सर एक साथ देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक 2 कॉलम्स दिए गए हैं, उन 2 कॉलम्स को हमें मैच करना है, यानी कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है, जिनमें हमें देखना है कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉलम बी के साथ अक्सर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम वर्ड लेते हैं सीरीज। सीरीज जो है ये इवेंट्स के साथ कोलोकेट होता है, सीरीज ऑफ इवेंट्स। दूसरा वर्ड वर्ड जो है टू एक्सर्ट, ये अक्सर प्रेशर के साथ जो है देखने को मिलता है, ये कोलोकेट होता है प्रेशर के साथ, टू एक्सर्ट प्रेशर। प्रैक्टिकल जो है ये सजेशन के साथ इस्तेमाल होता है, यानी इसके साथ देखने को अक्सर मिलता है। तो इस तरह से हम डिक्शनरी में हम कोलोकेशंस देख सकते हैं, इडियम्स देख सकते हैं। यहाँ पर जो इडियम्स दिए गए हैं, कुछ वर्ड्स हैं, इनमें हमें ढूँढना है कि कौन सी इडियम है। द आइलैंड हैज़ बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज़ फॉर मैनी इयर्स, यानी अ बोन ऑफ कंटेंशन जो है ये इडियम है। एप्पल ऑफ समबडीज़ आई जो है ये भी इडियम है। तो इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन हम डिक्शनरीज़ में हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम डिक्शनरी के अलावा हम थिसॉरस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हम थिसॉरस जो है ये एक खज़ाना खाना है, जिसमें हम जिसमें वर्ड्स की इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई होती है, बल्कि एक राइटर को मदद मिलती है कि जो वर्ड्स हैं, यानी जो कौन से फ्रीक्वेंट वर्ड्स हैं, एक वर्ड फाइंडर के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी जो यूजुअली इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स जो हैं वो हम थिसॉरस में देख सकते हैं, या इनका जो मीनिंग है वो हम डिक्शनरी में उनको हम देख सकते हैं। इसके बाद हम इसके अलावा लाइब्रेरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं नॉलेज हासिल करने के लिए, या वर्ड के बारे में जानने के लिए, या इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए हम लाइब्रेरीज़ का भी मदद कर सकते हैं। हम लाइब्रेरीज़ में यूजुअली कैटलॉग्स होते हैं, उन कैटलॉग्स में बुक्स की इन्फॉर्मेशन होती है, कौन-सी बुक कहाँ पर लोकेट है। उन कैटलॉग्स को की मदद से हम बुक्स जो हैं वो पढ़ सकते हैं, बुक्स को लोकेट कर सकते हैं। आजकल जो कैटलॉग्स हैं वो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। उन लेकिन आज हमें कैटलॉग्स की मदद हासिल करने के लिए हमें कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, जो बहुत ही ज़रूरी है। इन कैटलॉग्स में पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल रहती है कि ऑथर कौन है, पेज नंबर क्या है, रो नंबर क्या है, कॉलम नंबर क्या है, कहाँ पर ये बुक आपको मिल सकती है। यानी आपको आप लाइब्रेरीज़ की मदद से आप इन्फॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं, या पर्टिकुलर सोर्स के बारे में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आप इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्किमिंग और स्कैनिंग। स्किमिंग और स्कैनिंग हमने इससे पहले बहुत बार डिस्कस किया है। स्किमिंग और स्कैनिंग जो है वो रीडिंग स्किल्स में वो किस तरह से इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हम स्टडी स्किल्स में स्किमिंग और स्कैनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किमिंग और स्कैनिंग जो है ये बहुत ही अहम मेथड है, जो हम रीडिंग स्टाइल को एक्वायर करने के लिए या स्पीड को बढ़ाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। स्किमिंग यूजुअली हम कहते हैं कि टेक्स्ट का मेन आइडिया जो है वो हासिल करना, टेक्स्ट के मेन आइडिया को समझना, जिस्ट जो होता है पर्टिकुलर टॉपिक का
उसको एक्वायर करना, उसको उसको देखना, वो कैसे हो सकता है, यानी स्किमिंग के क्या-क्या मेथड्स हैं। यानी हम पैराग्राफ के फर्स्ट वाले सेंटेंस और आखिरी वाले सेंटेंस को अगर हम पढ़ते हैं, तो उससे भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस टेक्स्ट के अंदर जो है वो क्या है, या ये टेक्स्ट किस रिलेटेड यूजुअली बात करता है। हम पैराग्राफ्स को, जितने भी पैराग्राफ्स इसमें ब्रेक हुए हैं किसी भी टॉपिक में, जितने भी पैराग्राफ्स हैं, उन पैराग्राफ्स के फर्स्ट वाली जो सेंटेंस है और आखिरी वाली सेंटेंस है, उनको पढ़कर हम मेन आइडिया जो है इस टेक्स्ट का वो हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं स्कैनिंग पर। स्कैनिंग यानी स्कैनिंग की जाती है किसी भी स्पेसिफिक फैक्ट को देखने के लिए, या स्पेसिफिक फैक्ट इस टॉपिक के रिलेटेड क्या है, या कीवर्ड्स क्या हैं इस टॉपिक के, उसके लिए हम स्कैनिंग करते हैं। स्कैनिंग में हम हमारे पास ऑलरेडी एक लिस्ट होता है, कीवर्ड्स होता है, या कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो हम ढूँढने की कोशिश करते हैं किसी भी टेक्स्ट के अंदर। तो एक रैपिड एक ग्लैंसिंग की जाती है इस टेक्स्ट को पढ़ने के लिए। यानी इस टेक्स्ट के अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको जल्दी में उसको एट अ ग्लैंस में उसको उन कीवर्ड्स को देखने की कोशिश की जाती है, उसको हम स्कैनिंग कहते हैं। यानी स्किमिंग और स्कैनिंग जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं, ये बहुत ही वैल्यूएबल मेथड्स हैं जिनसे हम इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। क्विक क्विक वे है जिससे हम रीडिंग जो है उससे हमारी रीडिंग डेवलप हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं टास्क 7 जो है। टास्क 7 यहाँ पर दी गई है। इनमें हम टास्क 7 में देखना है कि किस तरह से हमें मेन आइडिया को हासिल करना होता है टेक्स्ट के अंदर, या जो जिस्ट होगा, किसी भी टेक्स्ट का जिस्ट होगा, वो किस तरह से हासिल करना है। ये एक्सरसाइज ली गई है स्टडी स्किल्स इन इंग्लिश माइकल जे वैलेंस कैम्ब्रिज से ली गई है, जो कैम्ब्रिज पब्लिकेशन है। तो ये बेसिकली ये एक पैसेज है, यानी द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसमें देखा गया है कि इस सरफेस ऑफ द अर्थ जो है ये क्लास 11th से ये पेज 88 से लिया गया है। इस को पढ़कर हम यानी इस टेक्स्ट को किस तरह से पढ़ा जाता है, इसका एक आउटलाइन है। सबसे पहले हम टाइटल को देखते हैं, उसके बाद थोड़ा सर्वे करते हैं, फिर एंटिसिपेट करते हैं, एंटिसिपेशन करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम दिमाग में रखकर इस टेक्स्ट के रिलेटेड एंटिसिपेशन करते हैं। उसके बाद रीड करते हैं, उसके बाद आंसर देने की इन जो एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर देने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद समराइज करते हैं। तो ये एक आउटलाइन है, ये यानी एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर है, किस तरह से हमें मेन आइडियाज़ को किस तरह से एक्वायर करने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले यूज़ ऑफ टाइटल, यानी टाइटल का इस्तेमाल करके जो किसी भी पैसेज को अगर हम पढ़ते हैं, सबसे पहले टाइटल से ही हम जानते हैं कि ये पैसेज किस रिलेटेड है। ये क्या बोलना चाहता है इस पैसेज के अंदर, सो टाइटल से ही हमें पता चलती है। उसके बाद सर्वे, यानी जब हम पहला सेंटेंस पढ़ते हैं पैराग्राफ का, या इस पैसेज का पहला सेंटेंस पढ़ते हैं और लास्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, उससे हमें मेन आइडिया जो है वो हासिल होता है इस तरीके से, यानी जिसको हम सर्वे कहते हैं। उसके बाद एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन में आप खुद से सवाल करते हैं, यानी एंटिसिपेट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को पहले ही एंटिसिपेट करते हैं कि क्या होगा, किस तरह से, क्यों, ये सब आप सबसे पहले ही एंटिसिपेट करते हैं सर्वे करने करने के बाद। उसके बाद आप रीड करते हैं, यानी आप इस पैसेज को थॉरोली रीड करते हैं। उसके बाद ट्राई टू आंसर योर एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस, जो आपने जिन क्वेश्चंस को आपने एंटिसिपेट किया है, उनको आप आंसर देने की कोशिश करते हैं टेक्स्ट को पढ़ के। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन आती है। ऑर्गेनाइजेशन में आप एक आउटलाइन बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, जिससे आपको एक मेन आइडिया जो है वो मिलता है कि इस टेक्स्ट का मेन आइडिया क्या है, वो आप ऑर्गेनाइजेशन से ही आप, यानी आउटलाइन बनाकर ही आप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद समराइज़। समरी में एक जो आपने आउटलाइन बनाई है, जो आपने डायग्राम बनाई है, उसके बेसिस पे आपको एक समरी देनी है। यानी इस पैसेज की एक समरी लिखनी है, उसको हम समराइज़ कहते हैं। यानी अगर आप किसी भी पैसेज को देखते हैं, इस टेक्स्ट में द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है, ये पैसेज ली गई है। अगर आप इस पैसेज को इन पॉइंट्स को लेकर अगर आप इस पैसेज को पढ़ते हैं,
तो आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी कि किस तरह से मेन आइडियाज़ को किस तरह से हासिल करना होता है या किसी भी टेक्स्ट को किस तरह से पढ़ने की ज़रूरत होती है। इसके बाद ज़ख़ीरा करने की महारतें, यानी स्टोरेज स्किल्स जिनको हम कहते हैं। स्टोरेज स्किल्स जो हैं यानी ज़ख़ीरा करने की महारतें जो हैं वो अक्सर 2 तरीकों से देखा जाता है। सबसे पहले नोट टेकिंग, दूसरा नोट मेकिंग। नोट टेकिंग यानी जब हम क्लास में लेक्चर सुनते हैं तब हम नोट्स को हम बनाते हैं। जो भी लेक्चर जो होता है, जो भी उस टॉपिक के रिलेटेड जितनी भी वो बातें करता है, तो स्टूडेंट उन पॉइंट्स को लिखने की कोशिश करता है, उनको हम नोट टेकिंग कहते हैं। उसके बाद नोट मेकिंग यूजुअली हम कहते हैं जब हम किसी बुक को पढ़ते हैं या कहीं किसी दूसरे सोर्स से हमने इन्फॉर्मेशन हासिल की है। उस सोर्स के बाद जब हमने इन्फॉर्मेशन हासिल की है उनको एक शॉर्ट में पॉइंट्स में उनको लिखना, उनको हम नोट मेकिंग कहते हैं। यूजुअली ये लाइब्रेरीज़ में किया जाता है, ये घर पर या किया जाता है या इंटरनेट की मदद लेकर इन नोट्स को बनाया जाता है, इनको हम नोट मेकिंग कहते हैं। अब ये दोनों स्किल्स जो है नोट टेकिंग और नोट मेकिंग जो है ये बहुत ही ज़रूरी है। इनसे कॉम्प्रिहेंशन होता है, इनसे टेक्स्ट जो है वो अंडरस्टैंड होता है। ये फैक्ट्स की रिकॉर्डिंग इससे हो जाती है, ये एक मेमोराइज़ हो जाता है, एक स्टूडेंट को मेमोराइज़ हो जाता है, आसाइश हो जाती है याद रखने में कि टेक्स्ट में क्या है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में क्या इन्फॉर्मेशन है, उससे वो ईज़ी हो जाता है उसको मेमोराइज़ करने में। या डिफरेंट पॉइंट्स को अगर हम किस तरह से पॉइंट्स को यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को सबसे पहले रखते हैं, उसके बाद जो लेस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको उसके बाद वो फॉलोइंग स्टेप में आ जाता है। या क्या इन पॉइंट से ही पता चलती है क्या फर्दर स्टडी करने की ज़रूरत है या और मुताला करने की ज़रूरत है कि नहीं। इनसे जो है स्टूडेंट्स को काफ़ी मदद मिलती है। अब हम देखते हैं नोट टेकिंग जो है ये लिसनिंग प्रोसेस है, यानी एक लिसनिंग जब हम लेक्चर्स को लिसन करते हैं, जब हम लेक्चर्स को सुनते हैं, उन लेक्चर्स को सुनकर जो भी हम मेन पॉइंट्स जो हम सुनते हैं, मेन पॉइंट जो डिस्कस होते हैं, हेडिंग, सबऑर्डिनेट पॉइंट्स, उनको हम लिखने की कोशिश करते हैं। यूजुअली क्लासरूम में होता है, उनको हम नोट टेकिंग कहते हैं। अब हम देखते हैं नोट मेकिंग जो है वो इस टॉपिक के रिलेटेड जो है जितनी भी इंफॉर्मेशन है, यानी जितनी बाकी बुक्स हैं, जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उन इंफॉर्मेशन को अगर हम पॉइंट डाउन करने की कोशिश करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं, उनको हम नोट मेकिंग कहते हैं। यूजुअली हम ये बुक्स को मुताला करने के बाद या इंटरनेट सर्फिंग करने के बाद किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, तो ये सब नोट मेकिंग किया जाता है। अब हम आ जाते हैं रिट्रीवल स्किल्स पे, यानी बाज़याफ़त की महारतें, रिट्रीव करने की महारतें, यानी जो इन्फॉर्मेशन आपने ऑलरेडी हासिल की है, उस इन्फॉर्मेशन को किस तरह से रिट्रीव किया जाता है। जब हम कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, उनको हम नोट मेकिंग उनकी करते हैं, नोट टेकिंग उनकी करते हैं, फिर उनको हम ज़हन में रखने की कोशिश करते हैं, यानी इनकी मदद से नोट मेकिंग और नोट टेकिंग की मदद से हमें इन्फॉर्मेशन जो है, ये अच्छे से ज़हन में रहती है। ये अच्छे से याद रहती है कि पॉइंट्स में लिखा जाता है, इनको तफ़सीर में लिखा नहीं जाता बल्कि इनको शॉर्ट में पॉइंट्स में लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही आसाइश रहती है कि वो इन पॉइंट्स को याद रखे, वो आगे जाके इनको समराइज़ वो अपने वर्ड्स में कर सकता है। या ये हम रिट्रीवल प्रोसेस जो है ये एग्ज़ामिनेशन में हम देख सकते हैं या किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के बाद जब हम उस कॉन्फ्रेंस के मेन आइडियाज़ को समराइज़ करते हैं, तब हम रिट्रीवल स्किल्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। और रिट्रीवल स्किल्स जो हैं वो डिपेंड है कि वो टॉपिक पे डिपेंड है। यानी समरी जो है जब हमने रिट्रीव किया, यानी कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के बाद जब हम उस इन्फॉर्मेशन को समराइज़ करने की कोशिश करते हैं, उस समरी जो है वो उसकी लेंथ जो है वो टॉपिक पे डिपेंड है। उस समरी की लेंथ की कितनी होगी,
वो टॉपिक पे डिपेंड होता है। यानी अगर हम देखते हैं कि एग्ज़ामिनेशन में हम उतना नहीं लिख पाते हैं, जितना हमने पूरे साल भर उस सब्जेक्ट के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हमने हासिल की होती है, तो उनको हम प्रिसाइज़ में लिखने की कोशिश करते हैं। तो उसको हम रिट्रीवल स्किल्स कहते हैं। यानी समराइज़ करना जो भी हमने इन्फॉर्मेशन हासिल की है, चाहे बुक से, चाहे नोट मेकिंग से, चाहे नोट टेकिंग से, जितनी भी इन्फॉर्मेशन हासिल की है उनको समराइज़ करते हैं हम, उसको हम रिट्रीवल प्रोसेस कहते हैं। अब हम बात करते हैं तलबा को मुताला की महारतों में तरतीब की ज़रूरत क्यों है? स्टूडेंट यानी तलबा जो हैं या तो उनके पास 2 गोल हो सकते हैं। या तो सबसे पहला गोल शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल यानी वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है या किसी टॉपिक के रिलेटेड जब वो इन्फॉर्मेशन हासिल करता है, उसको ये मकसद रहता है कि मुझे एग्ज़ाम में क्वालीफ़ाई करने के लिए मुझे इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत है। उसको हम शॉर्ट गोल कहते हैं। दूसरा होता है कि लॉन्ग गोल। लॉन्ग गोल यानी वो इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहता है इस टेक्स्ट के बारे में, यानी एग्जामिनेशन के बियॉन्ड वो सोचता है। वो खाली ये नहीं सोचता है कि मुझे खाली एग्ज़ाम पास करना है, इसीलिए मैं इस टॉपिक को पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ। बल्कि उनको अम, महारत हासिल करने के लिए जब इस टेक्स्ट को पढ़ा जाता है, उसको हम लॉन्ग टर्म गोल कहते हैं। तो स्टडी स्किल्स जो हैं, ये हर किसी लेवल पे देखने को मिलती हैं। ये प्राइमरी स्टडी स्किल्स को डेवलप करना जो है, ये प्राइमरी लेवल से ही स्टार्ट होती है। यानी अगर हम देखते हैं कि जब प्राइमरी स्टूडेंट्स को कोई भी स्टोरी दी जाती है, तब वो स्टोरी की जो जब मॉरल को अंडरस्टैंड करते हैं, वो उनकी उससे उनकी जो स्टडी स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाती है। यानी किस तरह से मॉरल आइडेंटिफ़ाई करना है स्टोरी के अंदर, किस तरह से क्वेश्चन्स का आंसर जो है वो देना है इस स्टोरी का, या जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं, फिर हमें इनकी स्टडी स्किल्स की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अब हम खुलासा करते हैं इस यूनिट का। इस यूनिट में हमने देखा कि लैंग्वेज स्किल्स जो हैं, वो किस तरह से लिंग्विस्टिक स्किल्स जो हैं वो किस तरह से स्टडी स्किल्स से मुख्तलिफ हैं। लैंग्वेज को अ, इल्म के तौर पर हासिल किया जाता है या महारत के तौर पर उसको समझा जाता है, यानी इसको लैंग्वेज इज़ अ स्किल या लैंग्वेज इज़ अ नॉलेज, ये भी हमने डिस्कस किया। हमने ये भी देखा कि जो स्टडी स्किल्स की 3 प्रोसेस हैं, यानी परसेप्शन, रिटेंशन, रिट्रीवल, इसके बारे में हमने बात की। हमने ये भी देखा कि जो 4 लिंग्विस्टिक यानी लिसानी महारतें हैं, वो लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, इसके बारे में भी हमने बात की इस यूनिट में। इस यूनिट में हमने ये भी देखा कि हम किस तरह से इन्फॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं, हम किस तरह से डिक्शनरीज़ का इस्तेमाल करते हैं, हम किस तरह से सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किमिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कैनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, नोट टेकिंग, नोट मेकिंग, डायग्राम को किस तरह से हम बनाते हैं। इस यूनिट में हमने इन सब बातों पे को हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं, हम यूनिट 2 जो है, जिसका अनुमान है टेक्निक्स ऑफ नोट मेकिंग, नोट टेकिंग एंड सबऑर्डिनेट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। जिसका हमारा साखत जो है कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं, फिर हम इस यूनिट का तारुफ देते हैं, फिर कैसे पढ़े यानी हाउ टू रीड, इस पर हम बात करते हैं। नमूना नोट्स यानी स्पेसिमेन नोट्स पे हम बात करेंगे। रिडक्शन डिवाइसेस यानी तखफीफ के आलात, नोट लेने का रास्ता, अनुमानात और मातहत जो है मेथड्स जो हैं, यानी पॉइंट्स जो हैं, उनको हम पढ़ेंगे। और उसके बाद कॉर्नल नोट टेकिंग मेथड को हम देखेंगे और उसके बाद इस यूनिट का खुलासा करेंगे। सबसे पहले इस यूनिट के हम मकासद को देखते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। इस यूनिट में हम जानेंगे कि नोट टेकिंग जो है वो क्या होती हैं, उसके पर्पस क्या होते हैं, उस नोट टेकिंग की एबिलिटी को किस तरह से बढ़ाना है, वो इन्फॉर्मेशन से हमें किस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि मेन इन्फॉर्मेशन क्या है, और मेन इन्फॉर्मेशन की नोट टेकिंग किस तरह से करनी है, और बाकी जो रिपीटेटिव और इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं उसको किस तरह से स्किप करना है, और किस तरह से हमें डिवाइसेस का इस्तेमाल करना है कि हमें जो है नोट्स को हमें
कंप्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए, यानी जिस तरह से हम नोट्स बनाते हैं, जितना हम ज़्यादा कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, उतना ही जो है स्टूडेंट के लिए ईज़ी रहता है कि अंडरस्टैंड करना, मेमोराइज़ करना ईज़ी रहता है। और उन नोट्स को किस तरह से हम उन आइडियाज़ को किस तरह से हम ऑर्गेनाइज़्ड मैनर में उनको रखें, मेन पॉइंट्स को किस तरह से सबसे पहले रखना है, सबऑर्डिनेट पॉइंट को किस तरह से उसके बाद रखना है। तो ये सब जो है इस यूनिट में हम बात करते हैं। अगर हम तारुफ पे हम बात करते हैं, तो इस यूनिट का थोड़ा तारुफ देते हैं। नोट टेकिंग जो है ये हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें कहीं पर भी इस्तेमाल होता है। यानी अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, वहाँ पर भी आप नोट टेकिंग का आप इस्तेमाल करते हैं। या अगर आप ऑफ़िस में काम करते हैं, एज़ अ वर्कर जो आप काम करते हैं, तो वहाँ पर भी नोट टेकिंग का इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट अक्सर जो है स्टूडेंट टीचर के लेक्चर्स का नोट टेकिंग करता है, यानी जो जब भी टीचर जो अब क्लास में पढ़ाती है, लेक्चर डिलीवर करती है, तो स्टूडेंट उन पॉइंट्स को, मेन पॉइंट्स को लिखने की कोशिश करता है, जिसको हम नोट टेकिंग कहते हैं। या ऑफिस में अगर हम देखते हैं, जब ऑफिस में नोट टेकिंग भी होती है, यानी जब बॉस आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, तब आप उन इंस्ट्रक्शन को आप पेन डाउन करने की कोशिश करते हैं, जिनको हम नोट टेकिंग कहते हैं। या अगर आपने कॉन्फ्रेंस में अपने कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, वहाँ पर भी आप नोट टेकिंग कर सकते हैं। या एग्ज़ामिनेशन के लिए हम नोट टेकिंग करते हैं, या जॉब हासिल करने के लिए भी हम नोट टेकिंग करते हैं, या कोई बुक हम पढ़ते हैं, उस बुक से हमने क्या इन्फॉर्मेशन हासिल की है, उसके लिए भी हम नोट टेकिंग करते हैं। यानी नोट टेकिंग जो है वो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक हिस्सा है, उसको हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये है कि जो नोट टेकिंग है उसके 2 रीज़न्स क्या हैं? यानी 2 अहम रीज़न जो हैं नोट टेकिंग के, वो क्या हो सकते हैं? हम नोट टेकिंग क्यों करते हैं? नोट टेकिंग से जो मेन आइडिया रहता है, यानी स्पीकर ने जो भी मेन आइडिया डिस्कस किया है, उन मेन आइडियाज़ को हम रिकॉर्ड करते हैं, उनको हम लिखने की कोशिश करते हैं, उनको हम रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, उनको हम जो एक मेन रीज़न रहता है, और दूसरा ये कि इससे हमारी जो मेमोरी है, इससे मेमोराइज़ होने में काफ़ी मदद मिलती है। यानी जब स्टूडेंट इन मेन पॉइंट्स को पढ़ता है, खाली इन मेन पॉइंट्स को, उसको पूरे टेक्स्ट में जाने की ज़रूरत नहीं होती, यानी पूरा टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। जब वो खाली इन मेन पॉइंट्स को पढ़ता है, तब उसको ईज़िली अंडरस्टैंड होता है, ईज़िली रहता है कि एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपरेशन उसकी ईज़ी हो जाती है, या रिट्रीवल प्रोसेस जो है उसका ईज़ी जब हम नोट टेकिंग करते हैं। अब हम बात करते हैं हाउ टू रीड, यानी अ, कैसे पढ़ें, पढ़ा किस तरह से जाता है। पढ़ने के लिए हमें पर्पस होना चाहिए। जब हम किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, किसी भी मौजू के रिलेटेड जब हम पढ़ते हैं, तब पढ़ने वाले के ज़हन में पर्पस रहता है, दिमाग में एक पर्पस रहता है कि वो इस टॉपिक के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल क्यों करना चाहता है। क्या वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहता है? क्या वो इस टॉपिक के रिलेटेड बहुत ही डीप इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहता है? वो किस तरह से पैराग्राफ्स को पढ़े, क्या वो पैराग्राफ को क्या वो स्किमिंग करने की इसको ज़रूरत है, स्कैनिंग करने की ज़रूरत है, या इसको डीप इन्फॉर्मेशन डीपली स्टडी करने की ज़रूरत है। तो ये सब जो है, ये जो अम, पढ़ने वाले पर ही डिपेंड है कि वो किस तरह से पढ़ना चाहता है, किस तरह से उसके पर्पस पे ही डिपेंड है कि वो हासिल क्या करना चाहता है। इस टॉपिक के रिलेटेड वो जब वो इस मौज़ू को पढ़ना चाहता है, तो वो उसका पर्पस क्या है, तो उसी पे डिपेंड है। अब हम देखते हैं इस एग्ज़ाम्पल को। इस एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हैं कि इसका पर्पस जो है इस रीडिंग का, यानी वो इन्फॉर्मेशन हासिल करना है कि बहुत सारे हार्ट डिज़ीज़ क्या हैं, उसके कॉज़ेज़ क्या हैं, उसके सिम्पटम्स क्या हैं। तो आपके पढ़ने के मकसद से दिल की बीमारियों की मुख्तलिफ़ इक़साम के असबाब और अलामात के बारे में मालूम हासिल करना होगा। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। इसमें जो है सबसे पहले हार्ट डिज़ीज़ के बारे में लिखा गया है कि हार्ट डिज़ीज़ जो है ये इंसान के लिए आजकल के दौर के में किस तरह से एक दुश्मन बन चुका है। ये डिज़ीज़ जो है ये बहुत ही खतरनाक है।
ये ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी में ये ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी डेथ रेट जो है हार्ट डिज़ीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा है। और जो ये हार्ट डिज़ीज़ है, ये बच्चों में भी देखने को मिलती हैं, ये बड़ों में भी देखने को मिलती हैं। और बहुत सारे बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो आजकल इन्फेक्शन से मरते हैं, बल्कि या बच्चे जो हैं वो इन्हीं डिज़ीज़ से इनकी जो डेथ रेट है वो हार्ट डिज़ीज़ की वजह से ही हो जाती है। अक्सर देखने को यानी सर्वे की बेसिस पे ये इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में टाइप्स ऑफ हार्ट डिज़ीज़ देखा गया है लिखा गया है। यानी फर्स्ट जो है कॉन्जेंटल हार्ट डिज़ीज़ है, यानी हार्ट डिज़ीज़ ये वो वाली टाइप ऑफ हार्ट डिज़ीज़ है जो बचपन में यानी बचपन से ही देखने को मिलती है, जिसको अक्सर कहा जाता है कि ब्लू बेबी, इस नाम से इसको पुकारा जाता है। यानी जो हार्ट प्रॉब्लम जो बचपन से ही यानी पैदाइशी जो होती है उसको कॉन्जेंटल हार्ट डिज़ीज़ कहते हैं। और दूसरा टाइप जो है वो रूमेटिक हार्ट डिज़ीज़ है, यानी सेकंड टाइप ऑफ हार्ट डिज़ीज़ है। ये ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखने को मिलती है और ये 30 से लेकर 40% जो है हार्ट कॉजेज़ जो हैं ये यंग लोगों में देखने को मिलती है, इस टाइप ये रूमेटिक हार्ट डिज़ीज़। उसके बाद जो है ये यूजुअली जो इन्फेक्शन थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से सबसे पहले ये थ्रोट इन्फेक्शन पे स्टार्ट होता है। जब थ्रोट इन्फेक्शन का इलाज नहीं किया जाता तो आहिस्ता-आहिस्ता ये हार्ट पे इफ़ेक्ट करने की कोशिश करता है, तो उसको हम रूमेटिक हार्ट डिज़ीज़ कहते हैं। उसके बाद जो है तीसरा जो हार्ट डिज़ीज़ है वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट डिज़ीज़ देखने को मिलती है, जिसको हम हाइपरटेंसिव कहते हैं। तो हाइपरटेंसिव जो है ये 15 से लेकर 25 प्रतिशत का हार्ट कॉज़ है। ये ज़्यादा स्मोकिंग की वजह से हो जाती है या ज़्यादा सॉल्ट डाइट में जब हम ज़्यादा सॉल्ट लेते हैं तो उसकी वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से ये हाइपरटेंसिव जो है हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है। उसके बाद जो चौथे वाले पैराग्राफ में दिखाया गया है कि एक और जो हार्ट डिज़ीज़ है वो डिजेनरेटिव हार्ट डिज़ीज़ है। डिजेनरेटिव हार्ट डिज़ीज़ जो है ये यानी वेसल्स में ब्लॉकेज ब्लॉकेज आ जाती है, यानी खून रुक जाता है, खून जम जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स आने के बहुत ही चांसेस रहते हैं। तो ये जो डिज़ीज़ है ये आर्टरीज़ को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से खून हार्ट तक नहीं जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। और इनके जो कॉज़ेज़ हैं वो क्या हैं? कोलेस्ट्रॉल जब ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो उनकी जो अ, कोलेस्ट्रॉल लेवल जब ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है उसकी वजह से हार्ट अटैक आने का खतरा रहता है। यानी कोलेस्ट्रॉल यूजुअली हम देखते हैं कि जब रिच फैट वो वाला डाइट जिसमें बहुत ज़्यादा फैट होगा, यानी बटर ज़्यादा बटर लेने से, क्रीम, चीज़ बीफ लेने से या एग यolk लेने से ये इनमें ज़्यादा फैट प्रेज़ेंट होता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाती है और हार्ट डिज़ीज़ होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो ये एक पैसेज थी जिससे हमने देखा कि हम किस तरह से हार्ट डिज़ीज़ के रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो इस पैसेज के थ्रू हमने देखा कि जो पर्पज़ रहता है यानी रीडर का पर्पज़ रहता है वो पर्पज़ पे ही डिपेंड है, वो किस तरह से इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहता है। क्या वो स्किमिंग के थ्रू, स्कैनिंग के थ्रू वो हासिल करना चाहता है, किस मेथड का यूज़ कर सकता है, वो सब उसके गोल पे डिपेंड है। अब हम इसके बाद देखते हैं स्पेसिफिक नोट्स, यानी नोट्स लेने के कौन से तरीके हैं। जो हमने इससे पहले पैसेज को हमने देखा यानी हार्ट डिज़ीज़ पे जो पैसेज हमने पढ़ी, इसमें 4 टाइप्स यानी 4 इकसाम जो है हार्ट डिज़ीज़ को वो हमने देखे। इनको अगर हमें नोट टेकिंग लेनी है यानी इनकी अगर हमें नोट्स इनके बनाने हैं, उसका तरीका क्या है, किस तरह से हम शॉर्ट में नोट्स बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने एब्रिविएशंस का इस्तेमाल किया है, यानी टाइप्स ऑफ हार्ट डिज़ीज़ जो है, इनके कॉज़ेज़ और उनके सिम्पटम्स यहाँ से हमने दिखाया है कि उनके कॉज़ेज़ और सिम्पटम्स क्या हो सकते हैं और इनकी टाइप्स जो है हार्ट डिज़ीज़ की वो यहाँ पर है। हमने लेफ्ट साइड में दिखाया और राइट साइड में उसके कॉज़ेज़ और सिम्पटम्स दिखाए हैं। तो टाइप्स में सबसे पहले कॉन्जेनिटल हार्ट डिज़ीज़
एचडी जो है वो हार्ट डिजीज़ की एब्रिविएशन, हमने शॉर्ट में इसको लिखा है एचडी यानी हार्ट डिजीज़। इसकी कॉजेज़ और सिम्पटम्स क्या है ये बचपन से ही प्रेज़ेंट है और इसको हम दूसरा नाम ब्लू बेबी भी कहते हैं। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ और हमने यहाँ पर एरोज़ का इस्तेमाल किया है, जो हम नोट टेकिंग में इस तरह से एरोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनकी भी एक इन सिंबल्स का एक मीनिंग रहता है, जो हम आगे इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। यानी यहाँ पर दिखाया गया है कि रूमेटिक हार्ट डिज़ीज़ जो है ये किस वजह से होती हैं, कितनी इनकी सिम्पटम्स क्या रहती हैं, और यहाँ पर जो तीसरी टाइप जो है हार्ट डिज़ीज़ की हाइपरटेंसिव डिजेनरेटिव हार्ट डिज़ीज़, ये किसकी वजह से होती है, कॉजेज़ क्या है, सिम्पटम्स क्या हैं। और उसके बाद इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ यानी जो ब्लॉकेज की वजह से हो जाती है, यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल जब हाई हो जाती है उसकी वजह से ये हार्ट डिज़ीज़ आ जाती है, ये हार्ट डिज़ीज़ डेवलप हो जाती है। तो इस तरह से हम नोट्स बना सकते हैं। शॉर्ट में हमने यहाँ पर पूरा दिखाया है कि हार्ट डिज़ीज़ की कितने टाइप्स हैं, उसके कॉज़ेज़ क्या हैं, उसके सिम्पटम्स क्या हैं। बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही प्रिसाइज़ वे में इसको हम इनके नोट्स बना सकते हैं। इतनी बड़ी जो पैसेज जो थी, उसको हमने शॉर्ट में नोट्स हम ऐसे बना सकते हैं। अब हम देखते हैं रिडक्शन डिवाइसेस यानी तख़फ़ीफ़ के क्या आलात हैं, हम कौन से सिंबल्स, कौन से मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं नोट टेकिंग के दौरान। यानी हम सबसे पहले नोट टेकिंग में हम एरोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। एरोज़ ये लाइन्स एरोज़ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड्स के बजाय। एरोज़ हम यूजुअली दिखाते हैं जब हमें दिखाना है कि या कोई जो वर्ड है ये चेंज हुआ है या कोई भी इंफॉर्मेशन है वो चेंज हुई है, इसमें चेंज हुई है, तो हम एरो की मदद से उसको हम दिखाते हैं, या कॉज हम दिखाते हैं, चेंज दिखाते हैं, कंट्रीब्यूट दिखाते हैं, तब हम एरो की मदद से उसको दिखाते हैं। या अगर हमें अंडरलाइन जो है अंडरलाइन इस्तेमाल करते हैं जब भी कोई इंपॉर्टेंट वर्ड होगा इस पैसेज के अंदर, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी, उसको हम अंडरलाइन करने की जो एक जैसा नहीं होगा या कोई इंफॉर्मेशन एक जैसी नहीं है, उसको हम ये सिंबल के ज़रिए हम उसको दिखा सकते हैं, यानी डिस्टिंक्ट इस तरह से दिखा सकते हैं, सेम इक्वल साइन से हम दिखा सकते हैं। या नॉट सेम, एज़ बिकम, या इज़ लेस देन, यानी कम जो है वो इस वाले साइन से, ग्रेटर साइन से, ये वाला ग्रेटर साइन, लेसर साइन, ये हम दिखा सकते हैं। या अगर हमें दिखाना होगा देयरफॉर, यानी वो हम इस साइन से हम दिखा सकते हैं, ये वाला साइन। और अगर हमें फिर डॉट दैट इज़ के लिए इस तरह से हम इस एब्रिविएशन का इस्तेमाल करते हैं, आई फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ईजी, अबाउट और अप्रॉक्सिमेटली के लिए सीए, 20th सेंचुरी के लिए C20। इस तरह से हम एब्रिविएशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड्स या फ्रेज़ेज़ के बजाय। अब हम देखते हैं शॉर्टनिंग, या कोई वर्ड्स होगा कोई वर्ड होगा उसको किस तरह से हम नोट मेकिंग में उसको शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि रिएक्शन, जो शेन वाले वर्ड्स हैं, यानी जिनका सफिक्स जो है वो शेन है, उनको हम किस तरह से रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। रिएक्ट हम लिखते हैं, फिर दिखाते हैं नाउन, यानी रिएक्ट का नाउन जो है वो रिएक्शन है। कंक्लूजन का जो नाउन है वो कंक्लूड का नाउन है वो कंक्लूजन है। तो इस तरह से ऊपर हम सुपरस्क्रिप्ट के ज़रिए हम उनको दिखा सकते हैं। ऊपर एन दिखा सकते हैं, यानी ये नाउन है। इस तरह से डेवलपिंग, डेवलप, इमोशनल, इमोशनल ऐसे दिखा सकते हैं इनको शॉर्ट फॉर्म, इम्पोर्टेंट ऐसे इम्पोर्टेंट, इस तरह से हम शॉर्ट फॉर्म दिखा सकते हैं। या इस तरह से डिज़ीज़ जो है, या वर्ड्स जिनकी एब्रिविएशन नहीं है, या जिनकी कोई सिंबल नहीं है, एब्रिविएशन नहीं है, उनको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। डिज़ीज़ का इस तरह से डिस फिर फुल स्टॉप लास्ट में, या हार्ट डिज़ीज़, इनको हम एब्रिविएशन इस तरह से लिख सकते हैं एसडी। ब्लड प्रेशर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह से हम कोलेस्ट्रॉल दिखा सकते हैं। आपका शुक्रिया।